नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो बीएचयू के डिफरेंट कोर्सेज में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। वो कोर्सेज क्या हैं? वो कोर्सेज मैं आपको ऑलमोस्ट हर एक वीडियो बता चुका हूँ। बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग। हम लोग का टॉपिक क्या है? हम लोग का टॉपिक हम इसके पहले कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस। हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संधारित्र और स्थिर वैद्युतिकी। ये हम लोग अपना कवर कर चुके हैं और इस समय हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उसमें मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट को वहां पे पूरा होल बैकग्राउंड के साथ समझाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो आप बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए और उस वीडियो को देखने के लिए आपको बीएचयू के प्लेलिस्ट में जाना होगा, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये है पार्ट 3 और मैं हमेशा बताता हूं कि जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े हैं या जो बच्चे इसको नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े हुए हैं लेकिन थोड़ा सा उनका वीक है, अभी उनको और पढ़ने की जरूरत है और इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वो भी ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को पूरा होल बैकग्राउंड के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो आई होप कि ये सब बात आपको अब तक समझ में आ चुकी होगी। पैटर्न आपको पता ही होगा कि हम लोग पहले प्रीवियस ईयर बीएचयू के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जेईई मेंस के क्वेश्चंस को उसके पैरेलल मूव करते हैं। एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट आ चुके हैं 2002, 2003, 2004 ऐसे। ओके, तो शायद आपको ये सब बातें अब तक समझ में आ चुकी होंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार मैं पुनः आपका वेलकम करता हूं इस बीएचयू वर्ल्ड के चैनल पे। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिगर में। उल्टा सीधा फिगर आपको दिया रहेगा, आपको पूरा भ्रमित करने की, पूरा डेविएट करने की, पूरा डाइवर्ट करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन नहीं, आपको डेविएट नहीं होना है, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। इस देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं जब इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है कि अगर हमारे यहाँ पूरा ऐसे कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर में स्कोर हो, ज्यादा से ज्यादा आप फिजिक्स में स्कोर कर सको और इन सब चैप्टर में जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं, तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। और आई होप कि आप सब उस वीडियो को देख भी चुके होंगे और आप अपना नोट्स भी बना रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए एक पॉइंट हमारा ए यहाँ पर है और एक पॉइंट हमारा बी यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये कह रहा है कि आप हमको ये बताइए कि इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। आप बताओ, इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इनके बीच में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। आपको देखने की आवश्यकता है। जैसे क्या कहता है कि कण कण में भगवान है, बस आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए, भावनाएं उसी तरह से होनी चाहिए। तो इसके बीच में पूरा रेजिस्टेंस भरा हुआ है, जिसको दिखाई देगा, जो अच्छे से देखेगा वो तो अपना पकड़ लेगा कि भैया इसके बीच में क्या है। तो आइए देख लीजिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि कुछ आप जंक्शन पॉइंट को एज्यूम करिए कि आपका जंक्शन पॉइंट क्या है, जहां से आप कई सारे रेजिस्टेंस को एक साथ ऐड कर सकें। ये कैसे होगा? इसका कोई ट्रिक नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं, ये केवल और केवल आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट बन जाओगे। क्योंकि क्या होती है, क्या एक कहावत है, प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो यहां से हम लोग मान लेते हैं पॉइंट हमारा 1 है, ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट 2 है, या ऐसे हटा दो, इसको मान लो पॉइंट 2 है, जहां आपकी इच्छा करे कोई दिक्कत नहीं। ये मान लेते हैं पॉइंट 3 है और ये मान लेते हैं पॉइंट 4 है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हमने जंक्शन पॉइंट माना। जैसे यहाँ पे देखो 3 रेजिस्टेंस आके जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 लाइन जुड़ रही थी। ऐसे मतलब काफी ज्यादा स्कोरिंग वाला। भी नहीं कि ऐसा मान लो आप कहीं यहाँ मान लिए 2, यहाँ मान लिए 2, यहाँ मान लिए, ऐसा थोड़ी होगा। आप कहीं नहीं मान सकते हो ना। अब सर क्या करें? अब आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, हम लोग अब इसको नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लिख लीजिए पॉइंट ए यहां पर और यहां पे लिख लीजिए पॉइंट बी। कुछ ज्यादा दूर हो गया क्या? कोई बात नहीं,
अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4। क्या किसी को कोई दिक्कत है? फिर से आप समझो यहाँ से क्यों। ए पॉइंट ए के नजदीक है, सॉरी 1 जो हमारा है ए के काफी, पॉइंट ए के काफी नजदीक में है और इसके बीच में केवल और केवल वायर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? वायर, कनेक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सोचो इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को ऐसे इसके नजदीक ला सकते हो। अरे ले जाओ, कनेक्टिंग वायर काट कर छोटा कर दिए, छोटा कर दिए, इसको इधर लेकर चले जाओ खींच के इसको। अब बी पॉइंट को थोड़ा सा नजदीक लेके, 4 के नजदीक लेके चले आओ। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा 1 और 4। मैंने 1 को ए के नजदीक और 4 को बी के नजदीक कर दिया। चलिए अब देखते हैं अब क्या है। देखिए 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है और 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। बस बना दीजिए। मैंने क्या कहा, यहां पे लिख लो 2, यहां पे लिख लो 3। इतनी बात समझ गए? मैंने कहा 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, टिक 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 टो। मैंने कहा 1 और 3 के बीच में ऐसे टिक 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 टो। उसके बाद मैंने क्या कहा, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस और 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस। अब देखना यहां से 2 और 4 में टिक 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 टो, टिक 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 टो। अब देखो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 4 और 3 के बीच में एक और रेजिस्टेंस। और अभी जरा रुकिए, अभी कहां आप जा रहे हैं, 1 और 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस ऐड है। एक मिनट, कहां गया। यहां से आप लोग देखिए 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। हमने क्या करा, 1 से 2 को जोड़ा, हमने 1 से 2 को जोड़ा और उसके बाद हमने क्या किया कि 1 से, देखिए फिर से 1 से 2 को जोड़ा और 2 को 4 से जोड़ा। तो यहां पे देखिए 1 को कहा गया, 1 को 2 से, 2 को 4 से जोड़ दिया और 3 को 4 से जोड़ दिया। 3 को 4 से कहा गया, 3 को 4 से, 1 को 3 से जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा कहाँ है 1 और 3 है। अब बचा क्या है, यही ये हमारा बचा हुआ है, ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है। इसको उठा के जोड़ दो, तो इसको जब जोड़ दोगे ऐसा बनेगा टो 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 टो। ये बना। अब समझ में आया कैसा बन गया, खूबसूरत सा एकदम बना। सभी का आर है, क्या कोई दिक्कत, दुख परेशानी, सबका आर है, काम खत्म। अब तो आपको पता चल गया, हाँ जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वही हो गया। यहाँ पे व्हाइट स्टोन ब्रिज बन चुका है। यहाँ पे क्या बन चुका है, व्हाइट स्टोन ब्रिज। तो कैसे आप पहचानेंगे कि व्हाइट स्टोन ब्रिज है? मैंने आपको बताया था ऐसे छोटे से सर्किट में इधर करके ऐसे करके ऐसे ऐसे मान लेते हैं R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ये हमारा R4। अगर R1 अपॉन R2 का रेशियो इक्वल हो जाए R3 अपॉन R4 के, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा व्हाइट स्टोन ब्रिज बैलेंस पॉइंट पे है। एक्चुअली में ये फेक है ये ऐसा इसलिए बताया था, ये जेन्युइन बता दिया था बुक्स में कि क्या होता है कि ये गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है कि भैया देखो जब हमारा साम्य अवस्था होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, स्टेडी पॉइंट होगा, तो हमारा ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रिजल्ट बाद में आता है। मतलब सही है ये, लेकिन ये रिजल्ट बाद में आता है। कब? ये जब सबसे पहले मान लो ये पॉइंट x, ये पॉइंट y, सबसे पहले जब इसको सेट कर दिया था, ऐसे रेजिस्टेंस रख के सेट किया गया। व्हाइट स्टोन एक साइंटिस्ट थे, तो व्हाइट स्टोन सर ने इसको देखा कि x और y के बीच में कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हमको मिले कि x और y का पोटेंशियल इक्वल होगा। मतलब vx और vy पोटेंशियल इक्वल हो गया। अगर आपको पता है कि अगर vx बराबर vy है, तो इसका मतलब bx माइनस by बराबर 0 है। इसका मतलब डेल्टा v इक्वल टू 0 है। बताओ डेल्टा v 0 है कहां पे? x और y के बीच में डेल्टा v पोटेंशियल 0 है। अगर पोटेंशियल 0 है तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहते हैं, v इक्वल टू IR। अगर ये 0 है तो 0 बराबर IR, तो I हमारा 0 होगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा 0 के बराबर है नहीं, तो I हमारा मतलब उसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था। व्हाइट स्टोन सर ने उसमें देखा करंट ना फ्लो होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। तभी ये कहा जाता है कि जब हमारा व्हाइट स्टोन बैलेंस अवस्था पर आता है, बैलेंस पॉइंट पर आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आता है, स्टेडी पॉइंट पर आता है, साम्य अवस्था पर आता है, तो कहा जाता है कि वो जो गैल्वेनोमीटर से सोया रहता है उसमें कुछ होता नहीं है। और जब करंट आता है तो ऐसे तुरंत ऐसे मूव करने लगेगा। तो ये सारी कहानी है व्हाइट स्टोन ब्रिज की। ये सारी कहानी मैं काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। अच्छा हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमने एक चीज देखा R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4,
एक चीज और, जब जब हम व्हिटस्टोन सर ने इसको देखा कि आर जीरो नहीं हुआ, आई जीरो हो गया, तो जब उस समय इन्होंने रेजिस्टेंस को देखा तब जाके ये इनको मिला कि उस समय एट दैट पॉइंट R1/R2 बराबर R3/R4 हो जा रहा था। ऐसा नहीं होता कि पहले R1/R2 R3/R4 तब ये सब घटनाएं हुई ना, ये सब घटनाएं पहले हुई तब जाके ये मिला था। बट बता दिया था आपको इन जनरल की यही होता है। ये सब मैं क्लासरूम में बहुत अच्छे डिटेल्स में चर्चा किया हूं। तो यहां से हमने देखा कि R1/R2 बराबर R3/R4 हमारा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सर्किट में करंट जाने वाला नहीं है, तो करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा बेकार है। बेकार है भाई। जो बीएचयू का कट ऑफ तैयार होता है, जो कट ऑफ के अंदर आएगा वो बीएचयू का स्टूडेंट होगा, बाकी सब आउट ऑफ बीएचयू, उसको बीएचयू जानेगा भी नहीं, हटो जाओ अपने घर सब। लेकिन जो सेलेक्ट होके जाएगा उसको प्यार से अपने अंदर कैंपस के अंदर बुला लेता है। तो हमने क्या किया, अब हमको मिल गया, देखो आर आर यहाँ पे आर आर ये आर आर सीरीज में, तो कितना मिल गया आपको, आर डैश इज इक्वल टू मान लो 2R मिल गया, यहाँ से मान लो आर डबल डैश मिल गया 2R, ये आर 2R मिल गया। अच्छा तो अब क्या करोगे, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में ऐसे बन जाएंगे, ऐसे टिक ऐसे, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा ए, ये हमारा 2R, ये हमारा 2R। अब भैया जब 2R पैरेलल में है तो 2R इंटू में 2R अपॉन में 2R प्लस में 2R, ये बन गया 4R का स्क्वायर और ये बन गया हमारा 4R, 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, आंसर हमारा आया R। क्या आपको मजा आया, क्या आपको फील आया कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? फील उसको तुरंत आ गया होगा मेरे क्वेश्चंस लगाने से पहले, जो मेरी वीडियो को पहले ऑलमोस्ट देख चुका है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस तो करा ही दिए हैं। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आप लोग अब तक समझ चुके हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया और आंसर हमारा होगा बी। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा सेकंड नंबर आर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा हो आपको देखने में, लेकिन शायद आप लगाएंगे तो आपको मतलब लगेंगे 1 मिनट से ज्यादा तो लग ही जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यूनिट पे अपना पकड़ मजबूत बनाए रखो। क्या कह रहा है कि आप हमको यूनिट बताओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, विद्युत चालकता का एक मात्रक डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होगा, ये आपका क्वेश्चंस कह रहा है। सबसे पहले भाई देखो, मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स में आपको डायमेंशन नहीं रटना है। फिजिक्स में आपको कुछ फिक्स्ड डायमेंशन ही रटने हैं, जैसे फोर्स का हो गया, आप W का रट लीजिए ml²t-2, आप फोर्स का रट लीजिए mlt-2, lt-1 वेलोसिटी का, lt-2 हमारा एक्सेलरेशन का, और m होता है मास के लिए, l होता है लेंथ के लिए, और t होता है टाइम के लिए। इससे ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इतना भी नहीं रटना चाहते हो तो आप केवल 3 रट लो, मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t, बस यू कैन फाइंड ऑल डायमेंशन। ओके, लेकिन इसके लिए हमको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद रहेगा आपको यूनिट नहीं आएगा, यूनिट नहीं आएगा डायमेंशन नहीं आएगा, तो दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग चलते हैं। तो इसलिए कभी भी डायमेंशन मत रटो, फार्मूला रटो। फार्मूला रटोगे तो कई फायदा होगा। फार्मूला रटने से आपका न्यूमेरिकल भी क्रैक हो जाएगा, फार्मूला रटने से आपका यूनिट भी आ जाएगा, और फार्मूला रटने से आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन भी आ जाएगा। 3 फायदे हैं ऐसे करने से। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा। ये ग्रीक लैंग्वेज है, हम लोग दिखाते हैं इसको सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ। इसको क्या बोलते हैं, 1/ρ बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये हमारा रो क्या है, रो हमारा है स्पेसिफिक, रो हमारा क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सॉरी रो हमारा है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बोलो, या अगर आप बोले हो तो केवल एक बोलो रेजिस्टिविटी, दोनों बोल सकते हो ना रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर हिंदी में इसको बोलो प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसको प्रतिरोधकता। इतनी बात समझ में आ गई। तो मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सर हमको बता दिए कि सिग्मा क्या होता है। सिग्मा हमारा 1/ρ होता है। रो हमारा क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, या फिर रेजिस्टिविटी होती है। अब आपको फार्मूला पता चल गया। अब आपको अगर फार्मूला पता चल गया तो ये भी आपको पता होगा कि रो का यूनिट क्या होता है,
रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ये आपको पता है ना। तो ओम मीटर, ओम का कोई डायरेक्ट आपको डायमेंशन तो पता है नहीं, इसके पहले आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके चलिए लेट्स मूव। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं 1/रो। तो रो क्या होता है, तो कैपिटल आर इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा होगा रो एल बाई ए। यहां से आप रो इक्वल टू अगर ट्रांसफर करोगे तो आपको मिलेगा आर ए बाई एल। बताओ क्या आपने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, एकदम सही है, आर ए बाई एल होता है। ओके आपको पता है, अब देखो आपस में कोरिलेट करो, फार्मूले को आपस में कोरिलेट करो। v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आर इज इक्वल टू यहां से मिलेगा आपको v अपॉन आई, वैल्यू ला के रख दो यहाँ पे। r इक्वल टू हमको क्या मिला है, v a और i, और यहां से हमको मिला l। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अभी भी हमको b का एग्जैक्ट नहीं पता। देखो एक आप लिख सकते हो एल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर होता है, हमारा एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, एल हमारा लेंथ है एल, आई हमारा क्या होता है, आई को भी आप पूरा भी नहीं लिख सकते हो, या लिख सकते हो तो एम्पियर लिख दो, ए कैपिटल ए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बी को क्या लिखोगे, बी के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, बी इक्वल टू होता है, v इक्वल टू होता है w अपॉन q। v इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन q। तो v बस लाके इसको रखो यहाँ पे, तो w इंटू a अपॉन में i q और l। क्या आपको बात पूरी समझ में आ गई। हमने v इक्वल टू w अपॉन q रखा और a अपॉन al i इंटू l हमारा ऑलमोस्ट है ही। अच्छा w हमारा क्या होता है, आपको पता है w हमारा, आपसे देखो हर एक चीज आपको पता है, क्योंकि हमने जब देखा तो a के टर्म्स में दिया था आंसर, तो हमने कहा चलो हमने a के टर्म्स में निकाल लिया आंसर अपना। यहां से देखो i और q को लिख दो i इंटू टी इंटू एल। फाइनली आपको क्या मिल गया कि रो इज इक्वल टू आपको मिला w a और अपॉन में i स्क्वायर टी एल, i स्क्वायर एल टी, और w हमारा क्या हो गया m l स्क्वायर टी माइनस 2। इतना आपको पता है, वर्क होता है जूल, किसी भी वर्क के लिए, किसी भी एनर्जी के लिए यही फार्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2। एरिया का आप लिख सकते हो l स्क्वायर, कोई दिक्कत, i का स्क्वायर आप लिखोगे a का स्क्वायर, l का लिखोगे आप l, और t के लिए लिखोगे आप t। तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला m और l की पावर 4 और कट कर देगा l क्यूब, t माइनस 2 ऊपर जाएगा t माइनस 3 और a माइनस 2, ये हमको मिला। ये मत लगा देना गलती से, नहीं, इसका रिसीप्ट कर लेना है। 1 अपॉन रो होता है, मतलब ये सब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, m माइनस में 1, l माइनस में 3 और t के पावर में प्लस 3 और a के पावर में प्लस 2। क्या आपको ये बात समझ में आई। देखते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। m माइनस 1 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, पहला वाला देखो क्या मैच कर रहा है, t के पावर क्यूब a स्क्वायर, t के पावर क्यूब a स्क्वायर m माइनस 1 माइनस 3 3 2 माइनस 1 माइनस 3 3 2। लो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है हमारा। कौन सा हमारा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। मिल गया ना। अच्छा लगा आपको कि कैसे हम लोग कोरिलेट करके फार्मूलों को एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं और तब जाके हम लोग को मिलता है कि क्या होता है। चलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बातें आपको और बता दें, क्या आपको सुननी है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द, सॉरी क्या लिखते जा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, आपसे कभी कभी पूछा भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, ये सही लिखा है नहीं आपने, तो प्रॉपर्टी की स्पेलिंग, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये केवल मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। कभी कभी क्या करता है, ऐसे दे देगा कि आपको एक वायर दे दिया, आपको एक मेटल वायर दे दिया और कहा देगा कि इस समय इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, x है, इसकी कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी x है। अगर हम लोग इसके लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा दें और इसके एरिया को, या फिर बोल देगा रेडियस को हम लोग 4 टाइम्स घटा दें, तो इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आप लोग समझ के जाना, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल की अगर प्रॉपर्टी होती है तो वो लेंथ होने पर डिपेंड नहीं करती है, केवल 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल, एक टेम्परेचर, बस 2 चीजों पर। तो इसलिए आप इन सब टाइप के क्वेश्चन से समझे रहना, क्योंकि पूछता है, क्या पूछता है कि एक हमारा वायर है और एक हमारा वायर को हमने खींच दिया पकड़ के, 2 टाइम्स कर दिया। अभी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा इस टाइप के, मान लो 2% इंक्रीज कर दिया इससे, तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि विशिष्ट प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं जाता है, अगर पहले भी रो था तो अभी भी रो रहेगा,
पहले रो था तो अभी भी रो रहेगा, अभी रो है तो हमेशा रो रहेगा। कब तक? जब तक आप या तो टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे और या फिर आप क्या चेंज कर दोगे, मटेरियल, तब तक वो हमारा सेम रहेगा। एक बात और आपको बता दूं, आपको यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ वो सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं जो अभी तक इस सबको बारे में नहीं पढ़े। होल डिटेल्स यहाँ पे पूरा होल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा होती है। और एक टर्म्स होता है, आप पूछता है कभी कभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या पूछता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। उसको कैपिटल जी से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं 1/R। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ओके, तो ये हमारा 1/G। दिस इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये हमारा इफेक्ट हो जाएगा अगर आप लेंथ चेंज कर दोगे, रेडियस चेंज कर दोगे, कुछ चेंज कर दोगे तो हमारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। अच्छा, रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में? जैसा कि हमको पता है कि G = 1/R हो रहा है। और हमको क्या पता है G = क्या होता है, 1/ρ L/A होता है। उसको ऊपर लेकर जाओ तो G = क्या होता है बताइए? G = क्या होता है? G = A ऊपर चला जाएगा, 1/ρ इंटू में A और Y में L बचेगा। क्या आपको कुछ दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल G = 1/ρ को लिखते हैं क्या? सिग्मा लिखते हैं। और सिग्मा, और ये हमारा एरिया और ये हमारा हो गया लेंथ। और देखिए ये रिलेशन होता है सिग्मा G = सिग्मा A/L। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल, ये आपको क्या दिखाता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये रिलेशन दिखाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमारा डिपेंड करेगा किस पे? लेंथ पे, एरिया पे, ये सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चले। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए मैंने अभी आपसे बताया कि स्टेट्स वाले क्वेश्चन शायद आपको कराए जाएंगे, वैसे ये वहां से नहीं है, ऐसे कुछ है यहाँ पे, ऐसे लिखा रहेगा कि परसेंट हमने बढ़ा दिया। डोंट वरी, मैं आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको किसी छोड़ दिया जाएगा टॉपिक, ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ पे पूरा टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है? ये सारे क्वेश्चन बीएचयू में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये सब श्योर है कि इस वैरायटी क्वेश्चंस आने ही आने हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है? इफ द करंट इज इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज इंक्रीज्ड बाय 1%। हमारे पास मान लेते हैं बल्ब है, आपके घर में भी बल्ब होगा, 100 वाट वाला भी होगा, किसी में CFL होगा, कुछ वाट एवर कुछ भी हो। तो हमारे पास एक बल्ब है, कह रहे हैं कि भैया उसमें हमने उसके 1% इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा दिया। 1% जितना वो आता था, जैसे मान लो उसमें मान लो कि पहले x आता था, अब हमने उसका 1% बढ़ा दिया, तो मतलब x + x × 1%, x का 1%, तो इतना उसमें बढ़ा दें। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट्स एल्यूमिनेशन। उसके बाद लिखा है एज्यूमिंग नो लॉस बाय मेथड्स अदर देन रेडिएशन विल इंक्रीज बाय। देखिए शब्दों का हेर फेर इंग्लिश में भी ये कर सकता है, जो आपके आंखों के समक्ष रखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वालों में तो भ्रमित करता है भाई, हर साल हमेशा करता है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंग्लिश में भी देखिए इसमें कर रहा है, बहुत लोग समझ नहीं पाए। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होगा बताओ? इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि उसकी, देखिए हिंदी वाले शायद इसको अगर पकड़ ले जाए तो सही बात है। तीव्रता पूछ रहा है, तीव्रता, तो तीव्रता का मतलब क्या होता है? कोई बल्ब कितना ज्यादा तेज जलेगा आप हमको बताइए। जितना ज्यादा उसका पावर होगा, तुम्हारा जितना पावर होगा, कहते हैं ना पावर जितना हो मान कर लगा लो, तो पावर तुम्हारे अंदर जितना ज्यादा पावर होगा उतने ज्यादा वो बल्ब, उतने ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आपके अंदर कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी का मतलब ही होता है पावर। आप देखिए पावर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? W/T। ये क्या कहता है? किसी को कार्य करने की क्षमता को, समय दर को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। रेट ऑफ, किसको कहते हैं? रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये सब बातें हो गई। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि साफ साफ अगर हम आपको बताएं तो इनडायरेक्टली ये आपसे पूछना चाहता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट को 1% बढ़ा दें तो इसके पावर पे क्या इफेक्ट जाएगा। तो समझ जाइएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बीएचयू हमेशा पूछता है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड है हमारा डायरेक्ट और एक हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड आप शायद 12th में भी पढ़ चुके होंगे और डायरेक्ट वाला मेथड आप नहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, अगर पढ़े हैं तो रिपीट हो जाएगा। हर एक कंडीशन में आपका लाभ ही लाभ है, इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, पीजी क्वेश्चन हमको पता है VI होता है, एक फार्मूला हमको I² RV है और एक फार्मूला होता है V² R है। क्या आप हमसे संतुष्ट हैं?
हाँ सर, इतना तो हमको पता भी है। आप इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करना चाहोगे बताओ? क्या आप बी स्क्वायर बाई आर फार्मूले को पसंद करना चाहोगे? भैया जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं आया है तो आप यूज क्यों करोगे? क्या करोगे इसको ले जाके? मतलब इसको आप नहीं यूज करोगे। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। दोनों में हमारा आया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। अब इन दोनों में हमको चूज करना है कि इन दोनों में हम फार्मूला क्या यूज करेंगे। आपको किताबों में डायरेक्ट अभी दे देगा कि फला को फार्मूला यूज करें, लगा दिए, बट वो नहीं लिखा रहेगा आपको वही फार्मूला क्यों यूज हुआ, मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन, इसको यूज करें कि इसको यूज करें। अब आप हमको ये बताओ, अगर आप इसको यूज करते हो आपके पास क्या है? पोटेंशियल। तो क्या कहीं पोटेंशियल की बातें की गई हैं? अगर नहीं की गई है तो इसका मतलब जरूर ऐसा तो है नहीं पोटेंशियल होगा नहीं। पोटेंशियल होगा लेकिन वो वेरी भी तो कर सकता है पोटेंशियल। बताइए क्यों? क्योंकि आई आ रहा है, आई आया तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा? हमने बढ़ा दिया, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक करंट में चेंजिंग आ गई, तो ऑफ कोर्स भाई पोटेंशियल में चेंजिंग आ ही जाएगी। तो जब चेंजिंग आ जाएगी तो आप इस फार्मूले को भी यूज नहीं करेंगे। हमको वो फार्मूला पकड़ना है जिसमें से हमको आई को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट मिल जाए, नियतांक मिल जाए, सदा हमेशा हर एक फार्मूले के लिए। पार्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, विशेष रूप से हर एक क्वेश्चन के लिए, बेसिकली हर एक क्वेश्चन के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करो कि आपको जो बढ़ा रहा है उस पर ऐसा फार्मूला खोजिए कि जो बढ़ा रहा है उसको छोड़कर बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट मिल जाए। ठीक है ना? तो हमको मिला ये फार्मूला, हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले को क्योंकि हमारा आर कांस्टेंट है, आर नहीं बदलेगा। 20 ओम है तो तुम बढ़ा दो यार 36 एम्पियर, 36% बढ़ा दो, 100% बढ़ा दो, हम नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। अब थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, उसको हम लोग वो इतना हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो सब छोड़ दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि तीनों में से फार्मूला कौन यूज करेंगे। चलिए हमने आपको बताया कि P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर यूज करेंगे क्योंकि आर हमारा कांस्टेंट रहेगा। दोनों साइड का लॉग ले लो, लॉग P। देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है, मैं आपको पहले बता दूं कि आप इसका करो P% इज इक्वल्स टू 2i%, और ये हमारा हो जाएगा 0। तो P% इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, ये हमारा जो लिखा हुआ है ये 2i% है प्लस में 0 और 2i%। डायरेक्ट बता रहा हूँ फार्मूला से। कितना बढ़ाया गया है? 1%। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर? 2%। कहाँ गया? 2% हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मजा नहीं आया होगा, फील नहीं आया होगा। आप बताते हैं ऐसा क्यों हुआ? आप सोचिए तभी मैं करता हूँ। जो आपको कांस्टेंट मिलेगा उसको 0 कर देना बस। P इक्वल्स टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर। दोनों साइड को आप लॉग ले लो, लॉग लोगे तो लॉग P, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग आई का स्क्वायर प्लस में लॉग आर। ओके, आप इसको ले सकते हो लॉग P, आप इसको ले सकते हो 2 log i, और यहाँ पे आप ले सकते हो log में r। अब देखो इसको दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? log p का होता है log x का 1/x, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/p और चूंकि dp लिखोगे। अभी आप इसको शायद ना समझ पाओ लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट 2 log i 2 di/i। तो इस तरह मैं कह ही रहा हूँ कि सब आपको करने की जरूरत है। अब देखो log r कांस्टेंट इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। और सुनो हमको मिला क्या? dp/p बराबर में 2 di/i। दोनों ओर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये हमारा dp है, चेंज इन पावर, और ये हमारा इनिशियल पावर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये p%, और ये देखो ये हमारा चेंज इन i है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2i। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब अगर आपको कहीं भी कोई फार्मूला मिल रहा है जिसमें आपको जो चीज दिया है कि आपने इस चीज को बढ़ा दिया फला चीज को, तो आप ऐसे फार्मूले को कोरिलेट करिएगा कि उस टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट रहें। बस उसी टर्म्स का आप डिफरेंशिएशन कर देना, बाकी सबको 0 कर देना, उसकी वैल्यू रख देना, आपकी वैल्यू आपके हाथ में। चलिए ये तो हमारा रहा शॉर्टकट का आंसर। ओके, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसमें कि आप एक तरीका और अपना सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं कि हमारा वो तरीका क्या है। तो हमारा वो तरीका है, हमको पता है, मान लेते हैं P1 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर, R तो बदलने वाला है नहीं, R कांस्टेंट है। P2 हमारा क्या हो जाएगा? I2 का स्क्वायर R। I2 होगा कितना सर? I2 होगा I1 प्लस 1% ऑफ I1। तो यहां से आपको मिलेगा I1 प्लस में 0.01 I1। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? अरे भैया I1 को लिखोगे 1/100, I1 इंटू 1/100, तो 0.01 I1 हो गया। तो यहां से आपको मिलेगा 1.01 I1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? I2 किस वैल्यू को लगाकर P2 में रख दो, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 1.01
इसका स्क्वायर I1 का स्क्वायर R, आप इसको लिख सकते हो PT इक्वल्स टू 1.01 का स्क्वायर, और ये लिख सकते हो P1 को लेकर खींच के दराव P2 अपॉन में P1, और ये हो जाएगा 1.01 का स्क्वायर। इतनी बात समझ गए आप। अब देखिए, अगर आपको यहाँ से हम लोग कहें, अगर हम आपसे कहें कि आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1.02, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ही छोटे टर्म्स आएंगे। तो हमको मिला P2 अपॉन P1 में 1.02 मिला, -1 कर दो तो P2 अपॉन P1 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1.01 माइनस में 1। अब ये क्या हो गया, P2 माइनस में P1 अपॉन में P1, और ये हो गया 0.02। अब देखो यही तो है डेल्टा P, तो ये हमारा मिल गया डेल्टा P, और ये हो गया हमारा P, और ये हो गया हमारा 0.02। दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 100 से, तो आपको मिलेगा 0.02 इंटू में 100, और ये हमारा हो गया P%, और ये हमारा हो गया 2%। क्या आपको बात समझ में आ गई? मजा आ गया, फील आ गया क्वेश्चंस का। दो तरीका बताया हूँ, दो तरीके मैंने आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। जिसको पहला नहीं समझ में आया होगा वो दूसरा अप्लाई करेगा, जिसको दूसरा नहीं समझ में आएगा वो पहला अप्लाई करेगा। और लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको दोनों मेथड समझ में आ चुका है, सो यू कैन अप्लाई बोथ मेथड। हमसे पूछोगे कि सर एक्चुअल में हम क्या यूज करें, तो हम कहेंगे कि आप यूज करो इसको, क्योंकि ये हमारा सबसे शॉर्टकट है। दो मिनट का नहीं, 20 सेकंड का मात्र आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि उसमें हमको एक नया सा कॉन्सेप्ट कौन सा मिलने वाला है। क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस कह रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बल्ब है, टू आइडेंटिकल लैंप्स है, सॉरी वही लैंप्स बल्ब कुछ भी मान लेते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, और वो कंज्यूम कितना 48 वाट 48 वाट वो दोनों मिलकर खा लेते हैं। वैसे मान ले कि राम श्याम दो भाई हैं, ऐसा कहा जा रहा है, राम श्याम दो भाई हैं, दोनों मार्केट में गए हैं और दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर 48 रुपया खा लिए हैं। और दोनों को ये बताया गया है दोनों जुड़वा भाई हैं, राम और श्याम। अगर जुड़वा भाई हैं तो ये कहा गया कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, जो राम खाएगा वही श्याम खाएगा। अब ये बताओ, अगर दोनों ने मिलकर 48 खा लिया है तो हम कहेंगे एक ने 24 खाया होगा, एक ने 24 खाया होगा, आराम से कह सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि एक पापा गए हैं और पापा के साथ उसके राम और राम के पापा साथ में गए हैं मार्केट। तो अगर हम कहते हैं कि दोनों लोग मिलकर 48 रुपया खाएं, तब हम नहीं कह सकते थे कि कौन कितना खाया है। क्यों भाई, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बराबर दोनों लोग नहीं है। हो सकता है पापा ने ज्यादा खाया हो, या हो सकता है राम ने ज्यादा खाया हो, कुछ तो फर्क होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं। तो अब देखिए, अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल लैंप्स हैं और 6 वोल्ट की बैटरी से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, 48 वाट उनकी कैपेसिटी है पूरी कंज्यूम करने की। तो रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे लैंप का, मतलब ईच लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए अब बताइए, आप हमको एक बात बताइए कि ईच लैंप्स ऐसा लिखे, द पावर ऑफ ईच लैंप्स, पहले इसको निकाल लो, द पावर ऑफ ईच लैंप्स मान लेते हैं P1 है, तो P1 बराबर हो जाएगा P2, और P2 बराबर हो जाएगा 48/2 24 वाट। आपको बात समझ में आ गई? ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारा ये पावर ऑफ ईच लैंप्स P1 P2 48/2 24 वाट, इतनी बात अगर समझ में आ गई आपको, तो अब हमको P1 मिल गया, P मिला ही है, निकाल लो यार एकदम आराम से। प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, तो देखो R1 P² में P1, अरे यार बताया तो हूँ, P² V² तो R V²P। और एक बात और, पैरेलल में ऐड है तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, सीरीज में समझ जाइएगा, लेकिन इसमें नहीं समझना है मेरे को। यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे ऐसे कुछ टाइप के जुड़े होंगे, ऐसे मान लेते हैं 2 बल्ब हैं, ऐसे चमक रहे हैं, एक इधर से है और एक ऐसे है, ऐसे ये चमक रहा है, इनको 1 वोल्ट से ऐसे जोड़ दिया गया होगा, और 6 वोल्ट की बैटरी है। मजा आया देख के? बस तो भैया जहाँ 6 वोल्ट यहाँ पे, 6 वोल्ट यहाँ पे, 6 वोल्ट यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो 6 × 6 और अपन में P1 कितना है 24, तो यहाँ से हमको मिला 36/24। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे तो हमको मिलेगा 6 6 × 6 = 36 और 6 × 4 = 24। यहाँ से मिलेगा हमको 3 और 2,
यहाँ से हमको मिलेगा 1.5 ओम। ये सबका होगा, ये सबका रेजिस्टेंस होगा 1.5 ओम, इतना ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा सही है सेकंड, 1.5 ओम। क्या आपको समझ में आ गई? कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस यही देखना था कि कैसे इसमें बंटवारा करना है, बस यही करना था। आपने इस क्वेश्चन को कंज्यूम किया। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अपने दिल में, दिमाग में उतार लिया होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको एक चीज इसमें इसमें एक चीज और बता दूं। इस क्वेश्चन में आप एक काम और कर सकते हो। कभी भी पूछता है कि सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है। सुनो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में स्मॉल एन ई स्क्वायर टाउ। इतना आपको पता है। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में जो हमारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या एकांक वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन पर। ई हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ हमारा होता है टाइम पीरियड होता है, फ्री टाइम होता है, फिर मीन फ्री टाइम होता है। शायद हिंदी में उसको श्रांति काल बोलते हैं, मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन के जो बीच का टाइम गैपिंग होता है वही इसमें होता है हमारा, ये टाउ होता है। ओके, श्रांति काल मतलब दो लगातार टक्करों के बीच का जो टाइम होता है। तो अगर हमारा एम ई है तो इस वैल्यू को जब यहाँ रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तो तुमको मिलेगा यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू, जैसे रखोगे 1/पाई तो 1/रो 1/ इतना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको मिलेगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में, यहां से मिलेगा आपको एम ई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलने वाला है? कभी नहीं। क्या हमारा ई स्क्वायर बदलेगा? क्या हमारा टाउ बदलेगा? क्या हमारा एन बदलेगा? अरे कुछ नहीं बदलेगा। तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही ना, कुछ तो बदलेगा ही। बताओ क्या बदलेगा इसमें? देखो भैया, ये तो कभी नहीं बदलने वाला, ई और टाउ, ई तो कभी नहीं बदलने वाला स्क्वायर। अरे कैसे बदलेगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 के पावर माइनस में 19 कूलम फिक्स है हमेशा, कभी बदलने वाला नहीं है। बचा क्या? नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे। हमारा टाउ भाई देखो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले मान लो कि जब हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तो ऐसे ऐसे सबको जैसे आपने टेम्परेचर ऐसे चल के करने लगे टक्कर, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके एन टाउ के। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? एन टाउ करके आप अगर कर दोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस में है, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में आया था 10 जनवरी को। अच्छा, क्वेश्चन कहा क्या है? कह रहा है क्वेश्चन, अगर हमारे पास 2 मिली एम्पियर है जो पास होती है किसी एक अननोन रजिस्टर से, किसी एक अज्ञात प्रतिरोध से पास होती है, विच डिसिपेटेड ए पावर, और वो क्या करती है? खर्च करती है, डिसिपेट करती है, एनर्जी निकालती है, ए पावर ऑफ 4.4 वाट, 4.4 वाट की बिजली को खर्च करती है। ले जाओ, दान कर दिए तुमको। और 2 मिली एम्पियर का क्या है? करंट हमारे पास। डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 11 वोल्ट। अब आप हमको बताओ कि हमारा पावर उस समय क्या होगा अगर हम लोग वोल्टेज को 11 वोल्ट ले लें और इट्स कनेक्टेड अक्रॉस, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 11 वोल्ट में अगर हम लोग इसको चलो ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या होगा। पहले कह रहा है कि 2 मिली एम्पियर हमारे पास था, तब हमारा 4.4 था, अब हमारा 11 वोल्ट हो गया है। अब हमारा पावर कितना होगा? पावर का फार्मूला आपको पता है, बहुत बार बता चुका हूँ, V²/R। R निकालो सबसे पहले यहाँ से, तो V²/T। मैं क्यों निकाला? क्योंकि R नहीं बदलने वाला है, इसलिए मैं R को निकाल रहा हूँ, V²। अच्छा, यहाँ पे हमको पोटेंशियल नहीं गिवन है, तो चलो पोटेंशियल अगर नहीं गिवन है हमको तो दूसरा फार्मूला लगाते हैं। P निकालना हमारा टारगेट है रेजिस्टेंस ही, बस इतना ध्यान रखना। तो R क्या हो जाएगा? P/I²। P हमारा है 4.4 और I हमारा है 2 मिली एम्पियर, मतलब 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ हो जाएगा। 2 × 10⁻³ के स्क्वायर बराबर 4.4, और ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10⁻6। इसको क्या करो बताओ? इसको मान लो राउंड अप वैल्यू ले लो 4, और 4 से कैंसिल, 10⁻6 ऊपर भेज दो, 10⁻6 हो गया। ये कितना रेजिस्टेंस निकालो तो ओम, 10⁻6 ओम आ गया। देखो ये राउंड अप ऐसे मत लेना, कहीं भी राउंड अप ले जाएगा, देखो के लेना राउंड अप वैल्यू अपना। 10⁻6 हो गया। अब ये बदलने वाला है नहीं, आप फिर से लगा दो पावर का फार्मूला। अब हमको पता है V²/R हमको गिवन है 11 × 11 अपॉन में
अपॉन में 10 की पावर 6। बताओ आपको गिवन है। यहाँ से एक बार हम लोग देख लेते हैं 4.4। अच्छा ऐसा करो, राउंड अप वैल्यू मत लो क्योंकि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो 11 11 11 11 दिया है, क्योंकि आपको यहाँ से कट भी जाता ना। चलो ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे राउंड अप ना ही लें तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। इसको काट दो 1.1 और 10 की पावर माइनस में 6, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 प्लस में 6 हो जाएगा इतना। चलो राउंड अप वैल्यू अगर यहाँ पे केवल पावर दिया होता तो ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। तो 11 इंटू 11 और आर की वैल्यू हमारी कितनी है, ये आर की वैल्यू हमारी है 1.1 और 10 की पावर 6। अब देखो क्या करोगे बताओ, ये हमारा काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ओके तो 11 इंटू और 10 के पावर में जाएगा माइनस में 6 और इंटू में 10 क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 के पावर माइनस में 6 इंटू 10, क्यों ये माइनस में जाएगा, ये 10 हमारा 11 और 11 इंटू 10 के पावर माइनस में 5, ये क्या हो जाएगा वाट। इतना वाट कहाँ गया हमारा बी ऑप्शन सही है। 11 इंटू 10 के पावर माइनस में 5 वाट। क्या आपको समझ में आई? क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि 2 मिली एम्पियर था तो हमने 4.4 लिया, हमारा वाट तब खर्च हो रहा था 4.4। उसके बाद हमने 2 मिली एम्पियर लिया, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 6, क्योंकि यहाँ से आप पी स्क्वायर आई स्क्वायर कर दोगे तो आर, और यहाँ से आपको मिलेगा 4 1.1 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 1 10 की पावर प्लस में 6, इसको रखो बी स्क्वायर बाई आर हो गया। आर बदलेगा नहीं कभी, तो 11 इंटू 11 क्योंकि हमको दिया था 11 वोल्ट, और 1.1 10 की पावर 6 इसको काटोगे 10 आएगा, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेना 11 आएगा, और ये माइनस में 10 की पावर माइनस 6 और प्लस में माइनस में 5 आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब लोग करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है हमारा क्वेश्चन AI ट्रिपल 2003 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अभी मैं आपको कराऊंगा। देखो ये हमारा लेंथ है जिसको खींच के 100% बढ़ा दिया गया है, ठीक। ड्यू टू कंसिक्वेंट, इसके फलस्वरूप हुआ क्या, डिक्रीज इन डायमीटर, वो तो होना ही होना है। द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, रेजिस्टेंस में कितनी चेंजिंग आने वाली है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो देखो मान लेते हैं R1 हमारा कितना है, रो बदलेगा नहीं, L1 अपॉन में A1, इतनी बात सही है। चलिए R2 अगर निकाल लो तो R2 रो बदलेगा नहीं, L2 बाई A2, ये भी बात सही है। R1 अपॉन R2 अगर आप लोग कर दोगे तो रो से कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन A1 L2 अपॉन A2 पता रहेगा, तो L1 अपॉन में L2। ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको क्वेश्चन इस टाइप के, तो आपको अब पता चल गया होगा कैसे लगाएंगे। A2 पता लग गया A1। अभी आप निकालोगे वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो वॉल्यूम अगर देखिए इस लाइन में कहा दिया है कि डायमीटर डिक्रीज हो गया है, मतलब क्या हुआ, लंबाई बढ़ा डायमीटर डिक्रीज हुआ, मतलब वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम सेम है तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर। आप देखो इसको बराबर कर देना, यहाँ से क्या करोगे A1 L1 बराबर में A2 L2, तो यहाँ से मिलेगा A1 अपॉन में A2 बराबर में L2 बाई L1, तो पलट देना A2 बाई A1 L1 बाई L2 हो जाएगा। अब देखो L2 कितना है, L2 हमारा है L1 प्लस 100% ऑफ L1, यहाँ से हमको मिला L1 प्लस क्या होगा L1 बराबर में हमको क्या मिल जाएगा 2L1। अरे भैया इसको लिखोगे L1 इंटू में 100 अपॉन में 100, कट्टी कुट्टा खेल ले गए। L2 की इस वैल्यू को ला के पुट करो तो हमको मिलेगा R1 अपॉन R2 L1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा L2 का स्क्वायर मतलब 2L1 का स्क्वायर मतलब में 4L1 का स्क्वायर, L1 कट गया। हमको मिला क्या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4, इसको पलट दो R2 बाई R1 बराबर में 4, माइनस में 1 कर दो R2 अपॉन में R1 माइनस में 1, 4 माइनस में 1। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर आप हमको ये बताइए कि आपने ऐसे ही क्यों -1 नहीं किया। भैया देखो हमको चाहिए डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, तो जब आप रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, जैसे हमारा लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो हमारा रेजिस्टेंस R2 ज्यादा होगा R1 कम होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मिलेगा R2 माइनस में R1 अपॉन में R1 बराबर में मिलेगा हमको 3, तो यहाँ से हमको मिला डेल्टा R अपॉन में R1, क्योंकि इनिशियल चेंज इन R अपॉन इनिशियल इंटू में कर दो 100, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 300%, यही तो है R%, 300%। क्या आपको बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा इसके लिए। ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है। क्या आपको एक ट्रिक बता दूं, जाते जाते आपको एक ट्रिक बता देता हूं, देखिए ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक हमारा है, देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपको निकालना है R% कितना होगा, तो देखिए R% ऐसे निकाल लेना, R% इज इक्वल टू
कैसे निकालोगे? आर आपने बढ़ाया है 100%। ओके, आपने आर क्या किया है, आपने आर को बढ़ा दिया 100% कर दिया है। सॉरी, लेंथ को आपने बढ़ाया और लेंथ को घुमा के ले जाकर सीधा डायरेक्ट 100% कर दिए हैं। तो क्या आपको इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत चाहिए? बताओ, दे दे पक्का। अच्छा, वैसे ये ट्रिक ज़्यादा काम का वैसे है नहीं, क्योंकि ये किसी एक पार्टिकुलर जगह पे काम करता है। तो मुझे लगता है कि इस ट्रिक को देने से आप लोग हो सकता है कि कहीं दिक्कत कर जाओ। दिक्कत इन द सेंस कि मान लो कि कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाया क्वेश्चन को, अब बिना क्वेश्चन को रीड आउट किए हुए आपने वही फॉर्मूला लगा दिया। और हमेशा समझ लेना, बीएचयू आपको गलत ऑप्शन सबसे पहले देता है, जिससे आपका दिमाग जरा सा भी ना जाए कि हमारा गलत हो चुका है, लगा दी पहला ऑप्शन। खुश हो गए हम उसमें हम खुश हो गए, चलो भैया मजा आ गया, अब तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। ओके, बट जो है ऐसा करने पे हमको कहीं कहीं झेलना पड़ जाता है। इसलिए आप एक बात का, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। खैर अभी इस फार्मूले को आप रहने दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कि वो फार्मूला किसी पर्टिकुलर जगह काम करता है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको आगे वो फार्मूला बताऊंगा किसी एक पार्टिकुलर जगह के लिए, कि जैसे आपने बढ़ाया तो क्या हुआ। इसके लिए आप डोंट वरी, चिंता मत करिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द सर्किट पावर डिसिपेटेड इन इज 150 वोल्ट अच्छा वाट। ये कह रहा है हमारा एक सर्किट लगा हुआ है, इस सर्किट में हमारा 150 वाट का पूरा बिजली खर्च हो जाता है। तो हमको बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी। ये आर और 2 ओम, ये 15 ओम की बैटरी लगी हुई है। एक बार बताओ, इसका रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्यांकी रेजिस्टेंस, तुल्यांक रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। पैरेलल में है तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, आर इंटू 2 अपॉन में आर प्लस 2, आर नेट। तो यहां से हो जाएगा 2 आर अपॉन में आर प्लस 2, क्या हो जाएगा 2 आर बाई आर प्लस 2। क्या का गिवन है हमको, वोल्ट दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो लगा दो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई V स्क्वायर बाई R। आपको निकालना क्या है, R निकालना है। अच्छा वैसे वैल्यू रख दो, R की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी है 150, कितनी है P की वैल्यू 150, V स्क्वायर कितना है 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। और इस R की वैल्यू को रखो, कहाँ गया, इस R की वैल्यू को रखो 2R बाई R प्लस 2, 2R अपॉन में R प्लस 2। आप इसको कर दो 15 10, अब इसको कर 2 और ये 3, यहां से आपको मिला, इधर लेकर जाओ और इसको उधर लेकर आओ। तो 2 इंटू में 2R अपॉन R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, 4R इज इक्वल्स टू 3R प्लस में 6। क्या आपको दिख रहा है साफ साफ? अब तो कैलकुलेशन है यार, फिजिक्स थोड़ी ना है। R इज इक्वल्स टू 6 ओम मिल गया। क्या आपको बात समझ में आ गई? बढ़िया सी मजेदार झक्कास तरीके में, एकदम कुछ नहीं था, सिंपल था। देखने में देखो कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। आपको बात समझ में आ गई, मजा आ गया। चलिए देखिए, यहाँ पे हमको मिला R था, 2 ओम था, हमने उसका तुल्यांकी रेजिस्टेंस निकाल लिया। तुल्यांकी मतलब तुल्यांकी प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बाइलिंगुअल, कि दोनों बच्चे देख रहे हैं, यूपी बोर्ड के भी और सीबीएसई बोर्ड के। तो 2R अपॉन R प्लस 2, इसको हमने क्या किया, इस वैल्यू में ले जाकर रख दिया इसको, इसमें हम इस फार्मूले में, बाकी हमको मिल गया। अब मुझे लगता है कि शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हमको कुछ नहीं मिला है। हमारा जी 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 यहाँ से खत्म है। तो चलिए अब हम लोग का आज का सेशन आज यहीं तक था। हमने आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। ओके, तो आई होप कि आपको सारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस ट्रिक की मैंने आज बात की हो, मैं आपको अगले एपिसोड में अगला एपिसोड, ये सीरीज चल रहा है तो अपना अगला एपिसोड हो जाएगा। अगले एपिसोड में मैं उस ट्रिक के बारे में चर्चा करूंगा। देखूंगा कि आपको एक ऐसा ट्रिक दिया जाए जो लगभग 99% हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रू हो जाए, कि अगर आप कितना भी बढ़ा लो, आप तुरंत 2 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को लगाने में मतलब सॉल्व कर सकते हो, इतना एबल हो जाओगे, इतनी कैपेसिटी आपकी आ जाएगी। तो हम उस ट्रिक को आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताएंगे। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, आप अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने अपनी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में पहले इस वीडियो को देख लें, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको वहाँ पे कराया गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए ट्रिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।